अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर रहेगा जनरल इंग्लिश पर। वो है क्लास पर। देखो, मुझे क्लास यहाँ पूरा एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक टॉपिक में जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें हम ये एक्सप्लेन करते जाएंगे और आपको समझ भी आएगा। और लास्ट पर इस पे ऊपर ना और एक लेक्चर ले आएंगे हम, है ना। फ़िलहाल इस वक्त इसका ज़रूरत ये है कि आपको समझ पता चलना चाहिए क्लास नाम की भी कोई चीज़ होती है। इतना आपको पता चलना चाहिए, क्लास एक चीज़ होती है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है जी, ठीक है, बढ़े आगे। आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एस बी क्लासेस को। और ईमेल आईडी नीचे लिखी हुई है, किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग आप ईमेल कर सकते हैं इस पर बिल्कुल, और आपको रिप्लाई भी ज़रूर मिलेगा। ठीक है जी, तो करते हैं शुरू हम आज के टॉपिक से, जिसका नाम है क्लास। क्या है क्लास? सबसे पहले हम देखेंगे क्लास की डेफिनेशन। क्लास क्या होता है? देखो, क्लास की मीनिंग होती है, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ये ऐसी होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। उन मगर क्या उसमें इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या होता है, मैं पूरा लिख देता हूँ। हैविंग ए, क्या होता है? एक क्या होता है इसमें? एक तो होता है इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। याद रखो, एक वर्ब और एक सब्जेक्ट। अब अभी सेंटेंस की तरफ आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। देखो, क्लास की डेफिनेशन क्या कहा हमने? सर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या होना चाहिए? उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होना चाहिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। यानी जिस भी किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा, उसे हम क्लास बोलेंगे। लेकिन कब बोलेंगे? कब बोलेंगे? ऐसा नहीं है कि एक कोई भी ग्रुप हो, लेकिन उस ग्रुप का एक हैविंग ए मीनिंग। देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग group of words having a subject and a verb and a and is meaningful, यानी जिसका कोई मीनिंग हो। क्या हो? मीनिंग हो। उसको क्या बोलेंगे हम? सर उसको हम बोलेंगे क्लॉज। क्या बोलेंगे? फुल लिखना है, FULL। ठीक है जी, मीनिंग फुल। अब देखो हमारे पास क्या हो गया, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो और उसकी मीनिंग हो, उसको हम बोलेंगे क्लॉज। मैं एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखता हूँ, कोई सा भी। ही प्लेज। मैंने इतना ही लिखा, सिर्फ ही प्लेज, फुल स्टॉप डाल दिया मैंने। मैंने कहा ही प्लेज। क्या मैं इसको एक क्लास बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको एक क्लास बोल सकता हूँ? आप भी वीडियो पॉज करके पहले सोच सकते हैं। अगर सोचना ख़त्म हो गया हो तो मेरी तरफ ध्यान दें, ठीक है। मेरी तरफ ध्यान दें, मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, मुझे क्या लिखना था यहाँ? मीनिंग, MINGFULL, मीनिंगफुल। थोड़ा सा मुझे मार्कर से लिखा नहीं जाता यहाँ पर, अच्छा। तो ये मीनिंगफुल लिखा है यहाँ, है कि नहीं? ये आप याद रखिए। लेकिन क्या है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर एक एग्जांपल। क्या लिख दिया? एक एग्जांपल लिख दिया। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बिल्कुल सर, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। एक वर्ड है, दो वर्ड है, दो वर्ड आ गई, यानी दो वर्ड्स हैं ये, यानी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है जी। हैविंग ए सब्जेक्ट एंड वर्ब। देखो, ये सब्जेक्ट है, ही किसी का नाम है ना, प्रोनाउन। ये सब्जेक्ट है ना। प्लीज, प्लीज एक एक्शन है, सॉरी एक एक्शन है ना। अब ये क्या है? ये एक वर्ब है, यानी ये सब्जेक्ट है या ये वर्ब है। इसका मतलब क्या हो गया? दूसरी कंडीशन जो हमारे पास है सब्जेक्ट और वर्ब होने की, दूसरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स वाला आ गया है। दूसरी कंडीशन क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, ये भी इसने फुलफिल की। और तीसरा, अगर इसने तीसरी भी फुलफिल की तब जाकर एक क्लास है। तीसरा बोल रहा है जिसका एक मीनिंग हो। मीनिंग देखो इसका निकल रहा है क्या? ही प्लेज, वो खेल रहा है, बिल्कुल मीनिंग भी है, मीनिंग भी है। इसका मतलब ये एक क्लास है। किस बेस पर मैंने इसको एक क्लास कहा? मैंने तीनों क्राइटेरियाज में देखे। क्या देखे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं? बिल्कुल है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड, दो वर्ड। हैविंग, इसमें क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया। दूसरा कंडीशन मैंने क्या देखा? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब। मैंने देखा इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है क्या? हाँ, मैंने देखा ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, प्लीज वर्ब है ना, है ना, कोई एक्शन दिखा रहा है। तीसरा मैंने देखा इसको कोई मीनिंग हो, है कि नहीं?
अब देखो मीनिंग भी निकल रहा है, ही प्लेज वो खेल रहा है ना, यानी इसका मतलब ये एक क्लास है। अब मैं अगर ऐसे लिखूं, वही ही गेम, अब इधर ज़रा देख लेते हैं ये चीज़ अप्लाई करके। क्या चीज़ अप्लाई करके, क्या ये क्लास है? देखो सर, सबसे पहले ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं क्या? बिल्कुल, पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है क्या? गेम एक वर्ब है, यहाँ ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, चलो मान लिया ये भी आ गया, ठीक है। अब एक मीनिंग आ रहा है, वो ही गेम, कुछ मीनिंग आ रहा है सर, नो मीनिंग। तीसरा, नो मीनिंग, इसका मतलब इसको क्लास नहीं बोलेंगे। क्लास उसको बोलेंगे, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलेंगे जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी एक ज़रूरी है एक क्या हो, एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो और उसकी एक पूरी मीनिंग हो, उसको हम क्लास बोलेंगे। मेरे ख्याल से क्लास की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। क्या आ गई समझ? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड इज मीनिंगफुल। अब देखो, अब ये क्या है, सब अब ये क्लास में हम आ गए। क्या आ गई? क्लास। मैंने एग्जांपल लिखी थी क्लास की, क्या मैंने लिखा था? ही प्लेज, यही लिखा था ना मैंने, ही प्लेज। अगर मैं लिखूं सामने क्रिकेट, कुछ भी और भी, फिर भी उतना ही रहेगा, है ना। ही प्लेज। अब ये क्या है? ये क्लास एक है। क्या है सर? क्यों? इसने सारी क्लास की कंडीशंस फुलफिल की, जितना भी क्लास में होना चाहिए वो इसने फुलफिल की। साथ में इसको बोलेंगे ना, ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस की भी तो यही डेफिनेशन आती है कि एक वर्ड्स का ग्रुप हो जो मीनिंग दे रहा हो, लेकिन उसमें ये नहीं है कि ज़रूरी कि सब्जेक्ट भी हो वर्ब भी हो, है ना। उधर मीनिंग ही होना चाहिए, इधर सब्जेक्ट और वर्ब ज़रूरी होना चाहिए, है ना। इसका मतलब इसको हम सेंटेंस भी बोल सकते हैं, है ना। इसका मतलब अगर हम इसको सेंटेंस भी बोलेंगे, सेंटेंस। अब उल्टा चलो इससे, ऐसे चलो इसमें, फिर आपको समझ में आएगा। देखो, अब हम नीचे से चलते हैं, ये आ गया सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर क्या होता है सर? क्लॉज होते हैं। सेंटेंस के अंदर अब एक ऐसा एक क्लॉज भी हो सकता है और दो क्लॉज भी हो सकते हैं, मैं भी बताऊंगा आपको। ये क्या आ गया इसमें? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फिलहाल भूल जाओ आप, क्या भूल जाओ? सब्जेक्ट और वर्ब। इसका मतलब ये हो गया कि सेंटेंस में सर क्लॉज होते हैं, यानी क्लॉज जो है वो सेंटेंस का फिर एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया ना समझ में। यानी सेंटेंस के अंदर क्लॉज है, क्लॉज के अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सेंटेंस के अंदर क्लॉज है, क्लॉज के अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इधर से आ जाओ। अब देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स से क्या बनता है सर? क्लॉज बनता है। तो फिर क्लॉज से क्या बनता है सर? एक या एक से ज़्यादा क्लॉज से क्या बनता है? सेंटेंस। यानी सेंटेंस बड़ा है, क्लॉज छोटा है, उससे छोटा क्या है? वर्ड्स है। क्या है? वर्ड्स है। ठीक है, समझ में आ गया। इधर ही रुको, मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। अब मैं लिखूंगा इधर, ही प्लीज एंड वी वॉच। क्या ये एक क्लॉज है? क्लॉज है। क्लॉज के लिए कंडीशन क्या है? देखो, कंडीशन से ही हमें पता चलेगा। मैंने लिखा, सबसे पहला होना चाहिए है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। देखो, इतने सारे वर्ड्स हैं, यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये हैं, एक कंडीशन फुलफिल। दूसरा, हैविंग कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, एक वर्ब, दो वर्ब। ठीक है ना, यानी सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, चाहे फिर एक हो या एक से ज़्यादा हो। दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। और हैविंग ए मीनिंग, देखो ही प्लेज वो खेल रहा है और हम देख रहे हैं, है ना। हम वी आर वॉचिंग लिखो या वी वॉच लिखो, मुझे उससे अभी कुछ आपको वो नहीं कहना है। मुझे सिर्फ इतना कहना है आपको कि मतलब क्लास एक सेंटेंस में ज़्यादा भी क्लास हो सकते हैं, यानी दो क्लास मिल भी सकते हैं ना। तीसरा हम कहेंगे हैविंग ए मीनिंग। मीनिंग इसमें आ रहा है ना, वो खेल रहा है और वो खेल रहा है और हम देख रहे हैं, है ना। वही कह रहा है ना, यानी तीसरा मीनिंग वाला जो इसने कंडीशन है, ये भी फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी एक क्लास है, ये भी एक क्लास है। अब इस क्लास में क्या है? इधर एक ही क्लास है, इधर दो क्लास है। देखो कैसी दो क्लास है। एक क्लास में क्या होना चाहिए? एक वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, है ना। अब ये एक अलग क्लास हो गया और ये वी वॉच, एंड को भूल जाओ, एंड कनेक्ट करता है ना, ये भूल जाओ, ये दूसरा क्लास।
यानी एक क्लास ये दूसरा क्लास, देखो अलग अलग करके भी ये कंडीशन फुलफिल करेंगे सारी। ही प्ले सब्जेक्ट और वर्ब भी है, एक कंडीशन फुलफिल हो गई। ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब ये क्या है, मीनिंग भी दे रहा है, जैसे मैंने इस पर पूरा ऑपरेशन इधर किया है सर, तीनों कंडीशन से फुलफिल हो गया, इसका मतलब ये एक क्लास है। वी वॉच सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, दो है ना, दो दो वर्ड्स हैं। उसके बाद तीसरा क्या, हैविंग ए मीन्स वी वॉच, हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अब ये मत ये भूल जाओ क्या देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, यानी ये भी एक क्लास है। यानी क्लास प्लस क्लास ये दो क्लास है। अब इस पूरे को भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी तो सेंटेंस बोलेंगे। यानी अब मुझे यहाँ पर आपको कहना ये इजी हो गया, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था, ये आपको अब यहाँ से इसी तरह एक्सप्लेन हो जाएगा। यानी मैंने इधर क्या बताया था आपको, मैंने बताया था सेंटेंस में क्या होते हैं क्लास, क्लास में क्या होते हैं सर वर्ड्स होते हैं, है कि नहीं। अब देखो इधर एक सेंटेंस है, इसमें दो क्लास है और क्लास के अंदर वर्ड्स है, फिर वही भाषा आ गई ने। अब अगर कुल मिलाकर मैं एक आउटलाइन बनाना चाहूँ इसकी, है ना, पूरी मैं मिटा देता हूँ ये मैंने पूरा रब कर दिया। अब एक जनरल आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मतलब एक आउटलाइन दे देता हूँ मैं लिखूंगा सेंटेंस, सेंटेंस मैंने लिख दिए, ठीक है जी। सेंटेंस के अंदर क्या होता है सर, CLAUSE, या मैं सिर्फ इतना एस ही ऐड करने जा रहा हूँ, क्लास या क्लासेस, या एक क्लास होगा, मेरा कहने का मतलब है ये एक होगा, या एक से ज़्यादा होगा, या ऐसे हो गया 2 3 सो ऑन, है ना। यानी इसका मतलब ये हो गया, ये मैंने ऐसे किया, ये मैंने ऐसे किया, मतलब सेंटेंस के अंदर क्लास होता है, क्या है, सेंटेंस के अंदर क्लास होता है। इसका मतलब ये हो गया कि क्लास जो है ना, क्लास या क्लासेस जितने एक सेंटेंस में होंगे ये उसके पार्ट्स होंगे, हम कहेंगे स्मॉल पार्ट्स। यानी अब मैं ये कहूँगा क्लास और स्मॉल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। बिल्कुल इजी हो गया ना। हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी इधर है तो उसके लिए तो मैं सॉरी कहूँगा आप सबको, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ एक्सप्लेन हो गया ना, क्लास से क्या बनता है, फिर सेंटेंस बनता है। यानी यहाँ भी आपको लगे एंड से कोई वर्ड बीच में जुड़ा हुआ है, या कुछ आपको लगे कि एक सेंटेंस में दो मीनिंग्स आ रहे हैं, वहाँ आपको खुद ब खुद पता चलना चाहिए सर यहाँ पर दो क्लास है, यानी क्लास इज ए पार्ट ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हम पूरी एक स्ट्रक्चर बनाएं, ये तो आपको किसी ने नहीं बताया होंगे, मैं एक जीरो लेवल से आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या होगा, अल्फा, अल्फाबेट ये होते हैं ना A to Z तक, समझ में आ गया। अल्फाबेट जब मिलते हैं और मीनिंगफुल बनाते हैं, क्या बनाते हैं सर, वर्ड बनाते हैं, ठीक है जी। अब जब वर्ड मिलते हैं और वो मीनिंगफुल क्या बनाते हैं, CLAUSE, क्लॉज, है ना। और क्लॉज जब मिलते हैं क्या बनाते हैं, सेंटेंस। अब एक सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 3 4 सो ऑन, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपको एक आउटलाइन में बता रहा हूँ। यानी अब तक कुल मिलाकर आपको ये समझ जाना चाहिए कि सेंटेंस से छोटी भी एक चीज़ होती है, उसको क्लास बोलते हैं, और उसके छोटी जो होती है उसको वर्ड बोलते हैं, ठीक है जी। नहीं तो अब तक कंसेप्ट यही था, एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस किससे बनता है, वर्ड से बनता है। हाँ, सेंटेंस वर्ड से बनता है डायरेक्टली, लेकिन बीच में याद रखने की ज़रूरत यह है कि सबसे पहले क्लास से भी बनता है। अब एक क्लास एक भी हो सकता है, एक सेंटेंस में दो भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ समझ आ गया, ये हो गया हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन सेंटेंस सॉरी इस क्लास का, ठीक है गाइस। आगे बढ़ लेते हैं हम और हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्लास, थोड़ा सा इसमें आगे और बढ़ेंगे और देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लास, ठीक है। देखो यूजुअली तो बुक्स पे अगर आप देखोगे ना, तो क्लास की आपकी बहुत सारी बुक टाइप्स मिलेंगे, क्या मिलेंगी, बहुत सारी टाइप्स मिलेंगी। लेकिन हम इन जनरल पढ़ेंगे जितना हर एक लेवल में हमें चाहिए, और जितना हर एक लेवल में चाहिए होता है, चाहे आप पढ़ रहे हो या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। देखो सबसे पहला होता है ना, मैं लिखूँगा इधर टाइप्स, अब मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, टाइप्स ऑफ
अब इसको इसके साथ मैंने मिला दिया और हमारा बच गया टाइम भी और इंक भी। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं पहला टाइप कौन सा है। देखो पहला टाइप जो है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। इन डी ई पी ई एन डी ई एन टी, इंडिपेंडेंट। क्लास तो आपको पूरा पता चल गया क्लास क्या होता है। अब हम आते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। देखो अगर आपको इसकी मीनिंग से ही मतलब जो लिखा हुआ है इसके मीनिंग से ही आपको पता चलता है इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं, जो किसी पर डिपेंडेंट न हो। फॉर एग्जांपल यहाँ एक कोई कंट्री है, ये सब कुछ खुद प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, यानी ये इधर इसका दूसरा कंट्री, इधर तीसरा चौथा, ये बहुत सारी और कंट्री है। ये जो कंट्री है ना, ये इनमें से किसी पर डिपेंड नहीं करता, नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता है। इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट कंट्री। क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट कंट्री। इसी तरह कोई सा भी क्लॉज जो दूसरे किसी क्लॉज पर डिपेंड नहीं करता है किसी मामले में, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या बोलते हैं? मैं डेफिनेशन लिखूंगा, आपको पता चल जाएगा। डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग। देखो दिस डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी other clause for its मीनिंग। जरा देखो क्या लिखा, किसी और क्लास पर ये डिपेंड नहीं करता है इसकी मीनिंग के लिए। क्या? इसकी मीनिंग के लिए, यानी एक क्लास को मीनिंगफुल होने के लिए ये किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। यानी ये जितना क्लास बड़ा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल ये क्लास यहाँ से शुरू किया और यहाँ ख़त्म हो गया, इसमें इतने सारे वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ये फुल मीनिंग देता है। इसे किसी और चीज़ की आगे ज़रूरत नहीं है। किसके लिए? मीनिंग बताने के लिए इसकी पूरी, है ना। ये इसी में पूरी मीनिंग भी है, सब कुछ है। क्या है? सब्जेक्ट वर्ब भी है, फुल मीनिंग भी है। मीनिंग मैन फोकस यहाँ मीनिंग पर है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता ही होता है क्लास, है ना। यानी एक क्लास जो अपने अंदर पूरी मीनिंग देता है, किसी और चीज़, किसी और आगे वाली क्लास पर डिपेंड नहीं करता है अपनी मीनिंग के लिए। एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। देखो मैंने एग्जाम्पल अभी लिखा था आपको। एग्जाम्पल, आई लव टी। ये पूरा मीनिंग दे रहा है ना? बिल्कुल दे रहा है सर। देखो कैसे, मैं टी को लाइक लिखो। आप अभी आप पंगा बना दो इस पर, मुझे पता है क्यों, छोड़ो मैं ही बदल देता हूँ। आई लाइक टी, मैं टी को पसंद करता हूँ। ठीक है जी। क्यों? वो अलग बात है, मैं क्यों पसंद करता हूँ या नहीं करता हूँ वो दूसरी बात है, लेकिन मैं इस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। आई लाइक टी। क्या किसी और चीज़, कोई और वर्ड आगे अभी बाकी है जिससे इसकी मीनिंग फुल हो जाएगी? नहीं, इधर तक पूरा बता। मुझे चाय पसंद है, मुझे चाय पसंद है ना। आई प्ले, पूरी मीनिंग दे रहा है ना, और कुछ आगे बाकी नहीं है ना, कोई और क्लॉज इसके साथ जोड़ देंगे तब जाकर मीनिंग पूरी हो जाएगी, ऐसी नहीं है। ये भी पूरी मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मैं लिखूंगा माई BROTHER ब्रदर प्लेज हॉकी। ये भी पूरा मीनिंग दे रहा है ना, पूरा मीनिंग दे रहा है। कोई और क्लॉज इसको साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है जो इसका मीनिंग पूरा कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ हमारे पास, ये जितने भी हमारे पास ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये अपनी मीनिंग पूरी बताते हैं। देखो इसलिए मैंने लिखा है दिस डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग। यानी ये फिर क्या करता है, ये अपनी मीनिंग खुद बताता है। सिंगल क्लॉज बोलता है फुल मीनिंग। ऐसे मैं लिखूं अगर इसको, सिंगल क्लॉज फुल मीनिंग। एक सिंगल क्लॉज पूरी मीनिंग देता है उस सेंटेंस की। देखो ये दे रहा है ना पूरी। आई लाइक टी, मुझे टी पसंद है। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, मैं खेल रहा हूँ या खेलता हूँ, है ना। माई ब्रदर प्लेज हॉकी, है ना। आई लव टी, या आई वॉन्ट टू गो दिल्ली, है ना। ये कुछ ऐसी चीज़ें है ना, या आई वॉन्ट टू गो
ऐसे ही बोलूँगा मैं, ये फुल मीनिंग दे रहा है, किसी और आगे चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो इसकी मीनिंग पूरी करे। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, ये बिल्कुल ईजी था। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ एग्जाम्पल उसको रब करूँगा। मैं लिखूँगा यहाँ पर दूसरा मैं लिखूँगा यहाँ पर दूसरा। अगर पहला इंडिपेंडेंट है, दूसरा फिर ये आ गया, इनको ख़त्म करो, इंडिपेंडेंट CL, मैंने ये क्या लिख दिया, P कहाँ से लिख दिया मैंने, डिपेंडेंट USE क्लॉज। इधर से लिखते हैं ना, उधर से दिमाग में कुछ और चलता रहता है। यानी अब ये उसका रिवर्स हो गया है ना। रिवर्स क्या हो गया, वो क्या, वो सिंगल क्लास फुल मीनिंग बताता था और उसको क्या बोलते थे, इंडिपेंडेंट, किसी पर डिपेंड नहीं है। ये डिपेंडेंट है क्या, नेक्स्ट क्लास पर, है ना, डिपेंड्स अपॉन अदर क्लास फॉर फुल मीनिंग। ये क्या करता है, डिपेंड्स अपॉन अदर, या आप नेक्स्ट बोलो, क्लॉज फॉर फुल मीनिंग, है ना। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, अब छोड़ो ये मैं नहीं लिखूंगा, अब समझ आ गया आपको डिपेंडेंट क्लास किसको बोलते हैं। ठीक है ना, यानी जो दूसरे क्लास पर डिपेंड करता है अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा इसके एग्जांपल, मैं लिखूंगा ऐसे में लिखूंगा, डिपेंडेंट क्लास। अब ये डिपेंडेंट क्लास है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि ये पहले ही आए, ये है ना डिपेंडेंट क्लास, ये इधर पहले भी आ सकता है, पहला वाला क्लास भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है ना। यानी ये पहले भी आ सकता है, दूसरी भी आ सकता है। मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा, पहले एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा जो मैं ये बता रहा हूँ ना। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, वेन एवर, कह रहा है वेन एवर प्राइसेस गोज अप, ये हो गया क्लास। क्लास में यूजुअली क्या होता है, ऐसे कामा होता है बीच में, दो क्लास में। फिर कहता है कस्टमर्स बाय लेस। देखो आपको क्वेश्चन में ये दिया होगा, फिर कहेंगे ये बताओ या ये बताओ या ये बताओ, ये कौन सा क्लास है, ये भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये भी आप, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कह रहा है वेन एवर प्राइसेस गोज अप, कह रहा है जब भी प्राइस अप जाते हैं कस्टमर बाय लो। कह रहा है देखो, अब आप इस पर नज़र डालो, पहले इस पर नज़र, वेन एवर प्राइसेस गो हाई, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। कैसे, ये अपनी मीनिंग पूरी बताता है। मैं IC लिख रहा हूँ, इंडिपेंडेंट क्लास। क्यों, वेन एवर प्राइसेस गो अप, कहता है जब भी प्राइसेस अप जाते हैं ना, यानी कुछ आगे इसको नहीं चाहिए कंप्लीट करने के लिए, क्या इसको आगे, सॉरी मैंने क्या गलती कर दी मैंने, ये है डिपेंडेंट क्लास। आप डिपेंडेंट क्लास क्यों, कह रहा है वेन एवर प्राइसेस गोज अप, कह रहा है जब भी प्राइसेस अप जाती है, फिर आगे क्या होता है वो बताओ ना। क्यों, जब आगे प्राइसेस अप जाती है फिर क्या होता है, रिजल्ट तो बताओ उसका क्या होता है। यानी जो रिजल्ट है वो क्या है, वो है इंडिपेंडेंट क्लास। ये कह रहा है ये कस्टमर बाइज लेस, ये है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास। क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास। देखो ये कह रहा है जब भी प्राइसेस अप जाते हैं, जब भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग कम खरीदते हैं, है ना, कस्टमर लो परचेज करते हैं, है ना। यानी यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक आप ये पहला क्लास देखो, वेन एवर प्राइसेस गो अप, ये कह रहा है जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं, यानी आधी इन्फॉर्मेशन है ना, उसके आगे नहीं बोल रहा है ना। जब प्राइसेस अप होते हैं तो फिर आगे क्या होता है वो भी तो बताओ। यानी ये मीनिंग के लिए, फुल मीनिंग के लिए डिपेंड करता है इस नेक्स्ट वाले क्लास पर, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। और ये सामने वाला जो क्लास इसका है ना, ये मैंने इधर लिखा है ये इंडिपेंडेंट क्लास है, और ये भी डिपेंडेंट हो सकता है ना, या ये इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। ठीक है ना, उधर मत जाओ आप, अभी रुको, वो आगे पढ़ेंगे। यानी ये जो डिपेंडेंट क्लास है ये डिपेंड करता है इस इंडिपेंडेंट क्लास पर। फिलहाल मैं इसको इंडिपेंडेंट यहाँ नहीं लिखता हूँ, इसको रब करता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये सामने वाले इस दूसरी क्लास पर डिपेंड करता है कि इस अपनी फुल मीनिंग के लिए। समझ में आ गया आपको, यानी ये डिपेंडेंट क्लास तब पूरी मीनिंग बताएगा जब इसके साथ ये दूसरा क्लास जुड़ेगा। फिर ये क्या हो, डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट, वो अलग बात है ना। अब देखो ये एक क्लास है ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है,
और मीनिंग दे रहा है कि दे रहा है ना, दे रहा है पूरी मीनिंग। देखो व्हेन एवर प्राइसेस गोज अप, है कि नहीं। प्राइसेस क्या है सर, एक नाउन ही तो है प्राइसेस, है ना। और वर्ब क्या है, अप, एक्शन दिखा रहा है ना। चलो छोड़ो उस अप डाउन को, अब उधर मत जाओ, सिर्फ इतना देखो एक क्लॉज है ना। ये हर बार ज़रूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट और वर्ब हो वो किसी बंदे का ही नाम हो, है ना। वो किसी चीज़ का भी नाम हो सकता है ना। कोई वर्ब जो है ना, एक्शन, ये अप, ये भी तो मूवमेंट है ना, ऊपर की तरफ जाना, ये क्या है, ये भी तो वर्ब एक है ना। गोज इसको बोलेंगे, है ना। चलो छोड़ो, वो उधर मत जाओ, आप इधर देखो पहले, है ना। गोज भी एक वर्ब है ना, गो। अब छोड़ो, अप को भी भूल जाओ, गो वर्ब है ना, गोज वर्ब है ना, गोज एक एक्शन है ना। चलो छोड़ो, वो छोड़ो, हमने वो नहीं देखना है, हमने देखना है दूसरी चीज़। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्लास है, यहाँ से लेकर कस्टमर बाय लेस, ये भी तो एक मीनिंग दे रहा है ना। कस्टमर कम खरीदते हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये भी तो क्या है, ये भी तो एक क्लास है। यानी ये जो डिपेंडेंट क्लास होता है, ये डिपेंड करता है अपने नेक्स्ट वाले क्लास पर जो इसके साथ जुड़ा हो, तब जाकर पूरे मीनिंग बताएगा। अगर ये वाला पोर्शन में इसको रब कर दूँ, ये पूरी मीनिंग देता है, नहीं देता है, ये इतना ही बोलेगा व्हेन एवर प्राइसेस गोज अप, आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो मिसिंग है। तब जाकर ये कंप्लीट होगा जब ये सामने वाला इसके साथ मिल जाएगा। इसका मतलब ये मीनिंग तब कंप्लीट देगा जब इसके साथ दूसरा क्लास जुड़ जाएगा। यहाँ तक होप आपको समझ आया होगा। हम बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्लास की। अब जो ये डिपेंडेंट क्लास है ना, जो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, कुछ कहते हैं वो इसकी टाइप्स हैं, लेकिन मैं इन जनरल पढ़ाऊँगा, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास की थोड़ी सी आपको नॉलेज मिल गई होगी। अब हम देखेंगे और इसके टाइप्स, डिपेंडेंट टाइप्स की। जो डिपेंडेंट क्लास है इसके टाइप्स कुछ बोलते हैं ये हैं, कुछ बोलते हैं ये, कुछ और जनरल में भी इसको कन्वर्ट करते हैं। हम लिखेंगे ऐसी डिपेंडेंट क्लास के टाइप्स हैं ये। एक कौन सा, NOUN, नाउन, नाउन क्लास एक। दूसरा होता है हमारे पास एडजेक्टिव क्लास, ADJECTIV, एडजेक्टिव। मैं तीनों एक साथ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन करने में और समझने में भी इजी हो जाए। तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। मेरे ख्याल से तीनों क्लॉज आपको विजिबल है, बिल्कुल विजिबल हैं, मैं देख चुका हूँ। अब देखो नाउन क्लॉज क्या होता है। देखो यूजुअली कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा मतलब क्लॉज जिसमें यूजुअली क्या होता है, जिसमें नाउन के बारे में बात की गई हो, जो हमें नाउन के बारे में बताता है ना। और उसमें ज़्यादातर वर्ड्स क्या यूज होते हैं, इन क्लास में यूज क्या वर्ड ज़्यादातर होते हैं, या तो दैट आएगा, या दैट आएगा, या साथ में आएगा, या व्हाट आएगा। यानी अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये नाउन के बारे में बता रहा है, तब देख लो अगर दैट और व्हाट आ रहा है तब क्या है सर, ये नाउन क्लॉज है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा आई बिलीव, एग्जाम्पल में लिखूंगा आई BELIEVE, believe that I will cross the river, है ना। या क्रॉस द रिवर आप छोड़ो, चलो ठीक है यही है, अब छोड़ो इधर एक और मैं बताता हूँ आपको इजी करने के लिए। आई विल पास द एग्ज़ाम, कह रहा है कि मुझे बिलीव है, मुझे अपने आप पर पूरा बिलीव है कि मैं एग्ज़ाम पास करूँगा। देखो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये नाउन क्लॉज है, दो चीज़ें हमारे पास क्लियर मेंशन हो रही है। देखो एक क्या सर, ये दैट आ रहा है, इस दैट ने क्या बताया सर, ये नाउन क्लॉज है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर व्हाट आता तब भी ये क्या होता, नाउन क्लॉज होगा। दूसरा, अब आपकी इसकी मीनिंग पर जाओ ज़रा थोड़ा। ये किसी नाउन के बारे में बात कर रहा है, ये कह रहा है आई बिलीव, मैं बिलीव करता हूँ दैट आई विल, ये आई जो है ना ये नाउन है ना, आई विल पास द एग्ज़ाम, ये नाउन की बात हो रही है ना, इसमें नाउन का डिस्कशन हो रहा है, नाउन के बारे में बात हो रही है, किसी नाउन के बारे में। वो नाउन कौन है, ये आई है। अब ये नाउन आई वाला बंदा कोई भी बंदा हो सकता है, इसका कोई नाम हो सकता है कि नहीं। अब इधर किसी बंदे का नाम भी आ सकता है, या इधर प्रोनाउन भी आ सकता है, ही शी इट दे, है ना, वो भी आ सकता है। मैंने क्लियरली हमें पता चल जाएगा कि एक
किसी नाउन के बारे में यहाँ बात हो रही है। यानी इधर क्या हो रहा है, ये क्या बताता है हमें, ये किसी नाउन के बारे में बताता है ना। या ये पूरा जो क्लास हमारे पास है ये एक्ट एज ए नाउन करता है ना, या एक नाउन की तरह एक्ट करता है। यानी इसमें मीनिंग जो आ रहा है जैसे एक किसी नाउन की बात हो रही है या कोई नाउन है ये, है कि नहीं, समझ में आ गया। ठीक है जी, बढ़ो आगे। और एग्जांपल क्या है इसकी, आई आई थॉट दैट शी वोर वॉज वेरी ब्यूटिफुल। आई थॉट दैट, एक तो दैट से पता चल गया मुझे, शी वोर वॉज वेरी ब्यूटीफुल, फिर शी आता है यानी किसी का जिक्र आ रहा है, यानी नाउन की बात हो रही है ना। डू यू नो दैट व्हाट द वेदर विल बी टुमारो, कह रहा है क्या तुम जानते हो कि व्हाट द वेदर विल बी टुमारो। व्हाट आ गया सर, इधर व्हाट आ गया और साथ में वेदर की बात हो रही है। वेदर तो एक नाउन है ना, वेदर एक नाउन है ना, इसकी भी बात होगी। ठीक है, मैं एग्जाम्पल्स कम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप कह रहे हो फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है वीडियो का। ठीक है जी, दूसरा हमारे पास क्या आ गया सर, ये होगा हमारे पास नाउन क्लॉज। एडजेक्टिव आपको पता है, एडजेक्टिव वो होता है जो किसी चीज़ की क्वालिटीज बताता है ना। अब ये क्या करता है, जो किसी चीज़ की, किसके बारे में बात कर रहे हो, किसी चीज़ की लाइक्स एज एडजेक्टिव, यानी किसी चीज़ की क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे हो या क्वालिटीज़ के बारे में जहाँ बात हो रही है उसको क्या बोलेंगे हम सर, उसको बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। इधर ज़्यादातर वर्ड्स कौन यूज़ होते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। हु, विच, whom, who, which, whom, whose। ये क्या करते हैं, ये वर्ड्स जहाँ पर आपको मिलेंगे ना, या वायर भी मिलेगा आपको, वायर भी मिलेगा आपको, है ना, और भी बहुत सारे कुछ वर्ड है जो आपको, जहाँ आपको ये मिलेंगे ना, जिस क्लास में आपको ये मिलेंगे वो आपको एडजेक्टिव क्लास है। हु, हुम, ये कह रहा है ना किसी के बारे में बात कर रहा है, किसी चीज़ के बारे में, ये तो है ना ऐसे वर्ड्स। यानी विच शूज़ यू वियर, है ना, अब कह रहा है किस शूज़, किस, यानी किसी चीज़ की, किसी हो सकता है उस शूज़ में कोई क्वालिटी हो इसीलिए बोल रहा है उसको, है ना। हु, विच, वायर, हुज, ये है ना, ये किसी चीज़ की क्वालिटीज़ के बारे में पूछती है ना। ठीक है, यानी अगर आप ये ओवरऑल अब आपको ये समझ में आना चाहिए, एडजेक्टिव क्लॉज एक्ट्स एज एडजेक्टिव, नाउन क्लॉज एक्ट्स एज ए नाउन, एडवर्ब क्लॉज एक्ट्स एज ए एडवर्ब। और इसमें कौन से वर्ड्स आते हैं, हु, विच, वायर, है ना। अब और एक बात आपको कहना चाहूँगा, देखो जो हमारे पास हु और विच है ना, इसमें क्या डिफरेंस आता है। हु किसके लिए यूज़ होता है, देखो इधर याद रखो, हु होता हमारे पास लिविंग थिंग्स के लिए यूज़, यानी लिविंग थिंग्स के लिए। और विच किसके साथ लगता है, विच लगता है नॉन लिविंग के साथ, ये हमेशा याद रख लेना, नॉन लिविंग। विच रेडियो इज दिस, है ना, विच शूज इज दिस, है ना, ये बोलेंगे क्योंकि वो नॉन लिविंग है ना। हुज पेन इज दिस, हुज किसका पेन है ये, किसका, यानी किसी बंदे का बोल रहे हैं ना, वो लिविंग थिंग है ना। अच्छा, हुज शूज इज दिस, है ना, किसका शूज है ये, किसी का है ना। अब विच बोल रहा है कौन सा शूज, कौन सा शूज, यानी शूज एक नॉन लिविंग है ना, ये याद रखने की जरूरत है, विच और हु के दरमियान डिफरेंस। ठीक है जी, बढ़ो आगे, मैं इसका एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। द बॉय हु यू सॉ, एग्जांपल, द बॉय हु you you saw, who you saw at the CANT canteen committed, COMMITED committed, क्या किया उसने, रॉबरी। कह रहा है कि जो लड़का आपने कैंटीन में देखा उसने क्या की, चोरी की है। यानी किसी बंदे की क्वालिटी के बारे में बात हो रही, क्या कि वो चोर है, सीधे ऐसे मान लो उसने चोरी की है। यानी ये लड़का जो है, ये लड़का, इसको देखा गया था कैंटीन में, चलो जहाँ भी देखा गया था, कुल मिलाकर बात ये है कि ये लड़का जो है ये चोर है, इसने चोरी की है। ये लड़का जिसकी बात हो रही है इसने चोरी की है। अब ये चोरी क्या है सर, ये क्वालिटी है उसकी, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन क्वालिटी है ना। यहाँ तो बुरी ही है, चोरी करना बुरी है, बुरी बात है, लेकिन है तो एक क्वालिटी है ना, है तो एक एडजेक्टिव। देखो अब यहाँ ये जो पूरा क्लास हमारा है,
पूरा इतना लंबा क्लास, एक ही क्लास है, लेकिन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये एक क्वालिटी बता रहा है इस लड़के की, जिसकी बात हो रही है उसकी क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये एडजेक्टिव क्लॉज एक्ट्स एज एडजेक्टिव। अब देखो एडवर्ब क्लॉज में क्या होता है, ये एक्ट्स एज एडवर्ब करता है ना। अब इसमें कौन से सेंटेंस यूज होते हैं, इसमें सेंटेंस जैसे यूज होते हैं एज सून एज सून एज, कमा क्या आएगा, ऑल्दो, यह आएगा मोर, मोर देन आएगा, है ना। और भी बहुत सारी आएंगी, सो ऑन, है ना, बहुत सारी आएंगी। ठीक है, ये क्या करती है, एक्ट्स एज एडवर्ब। एडवर्ब आपको पता है, यानी वर्ब की डिग्री जो बढ़ा देता है ना। और ये क्या बताती है हमें, ये बताती है हमें इनमें, इन क्लास में यूजुअली क्या होता है, रीज़न होता है हमारे पास, यानी रीज़न बताते हैं या टाइम बताते हैं, है ना। ये क्लास हमको टाइम बताते हैं या प्लेस बताते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ों के बारे में बात करता है। वर्ड्स जिसमें यूजुअली ये आते हैं, लेकिन ये जो एडवर्ब क्लॉज है ना, ये हमारे पास इनका मीनिंग किससे टच करता है, रीज़न से, या किसी चीज़ के रीज़न के बारे में, किसी चीज़ के होने के रीज़न के बारे में, होने वाले रीज़न के बारे में, क्यों हुआ रीज़न, है ना। टाइम कब हुआ, कब होगा, है ना। प्लेस कहाँ हुआ, कैसे हुआ, है ना। यानी इफ़ जैसी कंडीशन आती है ना, इफ़ जैसी कंडीशन आ जाती है यहाँ पर। अब आपकी इसकी एग्जांपल मैं बताऊंगा, देखो एक ही एग्जांपल बताऊंगा। ही एंजॉयड द पार्टी मोर देन यू डिड। कह रहा है कि उसने पार्टी तुमसे ज़्यादा क्या की, एंजॉय की। देखो मोर देन आ गया ना, इधर मोर देन है, तो क्या हो गया हमारे पास ये एडवर्ब क्लॉज। अब कह रहा है वर्ब, एक होता है कि आप उसने पार्टी एंजॉय की, है ना, क्या हो गया वो, जब सिंपल वर्ब्स आते हो। एक दूसरा हो गया कि उसने तुमसे ज़्यादा पार्टी एंजॉय की, यानी कुछ एडवर्ब इसमें ऐड हुआ है, ये आ गया हमारे पास एडवर्ब क्लॉज। ठीक है जी, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं आगे। अभी हमें क्लॉज में लास्ट वाली चीज़ देखनी है, जो आपने अब तक पढ़ा है ना, उस सब का एक जॉइंट मिक्स है ये। देखो क्या है, देखो अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। अब सेंटेंसेस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड अपॉन क्लॉज, यानी क्लॉज के ऊपर, क्लॉज की बेसिस पर हम सेंटेंस को कितने सेंटेंस में क्लॉज पे कर सकते हैं। एक कर सकते हैं हम सिंपल सेंटेंस, सिंपल SENTENCE, सिंपल सेंटेंस। दूसरा कर सकते हैं हम, दूसरा होगा कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा हो गया हमारे पास जो होता है इससे ज़्यादा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है गाइस, ये देखो, ये एक टाइप ऑफ सेंटेंस, दूसरा टाइप ऑफ सेंटेंस, तीसरे टाइप, मगर बेस कौन सी है, कौन सी बेसिस पर, सर बेस्ड अपॉन क्लॉज, बेस्ड अपॉन क्लॉज। देखो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है ना, जो हमने शुरू में बात की, उसको हम सिंपल सेंटेंस भी अगर बोलेंगे कोई टेंशन नहीं है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज, इंडिपेंडेंट भी है, इसी को बोलेंगे सिंपल क्लॉज। ही गोज, है ना, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है, इसी को बोलेंगे हम सिंपल सेंटेंस। अब कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में होते हैं दो क्लॉजेस, कंपाउंड में होते हैं दो क्लॉजेस। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा भी क्या होता है, दूसरा भी होता है इंडिपेंडेंट, CLAUSE। यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जब मिलेंगे ना, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, जो पूरे अलग अलग माने बताते होंगे दोनों, उनको क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड बोलेंगे, सॉरी हाँ कंपाउंड बोलेंगे उसको। क्या, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसकी मैं बताता हूँ आपको।
एग्जाम्पल सारा ये इसका कि आई वॉन्ट टू गो वर्क बट आई एम टायर्ड, आई वॉन्ट टू गो वर्क बट, ये बट जोड़ रहा है इनको, आई एम टी आई ई डी टायर्ड, यही है ना। देखो अब क्या कह रहा है कि मैं काम के लिए जाना चाहता हूँ। ये सर एक इंडिपेंडेंट क्लास है। कैसे इंडिपेंडेंट? पूरी मीनिंग दे रहा है ना। आई वॉन्ट टू गो वर्क, मैं वर्क के लिए जाना चाहता हूँ, कोई आगे चीज़ की ज़रूरत नहीं है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, यानी इंडिपेंडेंट क्लास है। आई एम टायर्ड, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है, किसी और चीज़ की मीनिंग नहीं है इसके साथ पूरा करने के लिए, ठीक है ना। यानी इंडिपेंडेंट क्लास प्लस इंडिपेंडेंट क्लास क्या बन गया सर? कंपाउंड सेंटेंस बन गया। क्या बन गया? कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरह ये एग्जांपल हमारे पास आता है, आई विल किल यू और यू विल किल मी, दोनों का मीनिंग अलग अलग, यानी दोनों इंडिपेंडेंट क्लास। तीसरा आ जाओ आप, इन कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स में क्या होता है? कम्प्लेक्स में होता है इंडिपेंडेंट क्लास प्लस डिपेंडेंट क्लास। कुछ और बुक्स लिखती हैं वो चौथा भी होता है कम्प्लेक्स कंपाउंड, वो ज़रूरी नहीं है। देखो इसमें क्या होता है, तीनों हमारे पास ज़रूरी है। एक होता है सिर्फ ये तीन, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास, और दूसरा क्या होता है? डिपेंडेंट डिपेंडेंट डिपेंड DEPEND डिपेंडेंट क्लास। यानी एक इंडिपेंडेंट क्लास प्लस एक डिपेंडेंट क्लास प्लस इंडिपेंडेंट क्लास क्या बनाते हैं सर? एक सेंटेंस बनाते हैं कम्प्लेक्स। अब ये ऐसे भी हो सकता है डिपेंडेंट क्लास प्लस इंडिपेंडेंट क्लास, या इंडिपेंडेंट क्लास प्लस डिपेंडेंट क्लास, मीन्स ये यहाँ भी हो सकता है और ये यहाँ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। मैंने आपको शुरू में एक एग्जाम्पल बताया कि फिर से वही बताऊंगा। क्या बताया था? वेन एवर प्राइसेस गोज अप कस्टमर बाइज लेस। एक डिपेंडेंट था, एक क्या था? इंडिपेंडेंट। वेन एवर प्राइसेस गोज अप, क्या बोल रहा है? जब भी प्राइसेस अप जाते हैं कस्टमर्स बाय लेस, है ना। देखो अब देखो, ये एक क्लास है, ये दूसरा क्लास है। ये वेन एवर प्राइसेस गोज अप, ये मैंने उधर भी बोला था आपको, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। क्या है सर? डिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट क्लास। क्यों? क्योंकि इसकी मीनिंग तब पूरी है जब ये चलेगा, ये वाला इसके ऊपर, ये इसके साथ है, तब इसकी मीनिंग पूरी आ गई। जब भी प्राइस ऊपर जाते हैं फिर क्या होता है? तब वही होता है कि प्राइसेस कस्टमर्स लो बाई करते हैं, यानी कम बाई करते हैं, है ना। ये किससे पता चल गया हमें? दूसरे वाले क्लास से। यानी ये क्लास डिपेंडेंट है इस क्लास पर। अब ये देखो, ये क्या ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? ये यूजुअली होना चाहिए डिपेंडेंट क्लास, यानी जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट। ये आ गया हमारे पास डिपेंडेंट। चलो मैंने पहले ही कहा था डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है, डजेंट मैटर। एक इंडिपेंडेंट क्लास आना चाहिए इसमें और एक डिपेंडेंट क्लास आना चाहिए। डिपेंडेंट तो आ गया, इसका मतलब ये हमारे पास डेफिनेटली इंडिपेंडेंट क्लास है। कस्टमर्स बाय लेस, कोई ज़रूरी नहीं आगे इसको किसी और चीज़ की पूरी मीनिंग करने के लिए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास में अगर एग्जाम्पल आपको दे दूँ, ऑल्दो ही वॉज वेल्दी, although he was wealthy but he was still unhappy। यानी इंडिपेंडेंट क्लास कौन सा है इसमें हमारा? although he was wealthy, है ना, but still he was unhappy। इसका मतलब ये डिपेंडेंट है, इसका मतलब अनहैप्पी क्यों है? कोई ना कोई रीज़न है। wherever you go you can always find the beauty। wherever you go ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। फिर क्या बोलेगा? क्यों? जहाँ भी आप जाओ कुछ न कुछ, है ना, जहाँ भी आप जाओ वहाँ कुछ न कुछ होगा ही होगा, है ना। यू कैन फाइंड ब्यूटी एवरीवेयर, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है ना। इसका किसी चीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है पूरी मीनिंग करने के लिए, दूसरा क्लास ज़रूरत नहीं है इसका मतलब पूरी मीनिंग करने के लिए। लेकिन व्हेन एवर यू गो इसके साथ ज़रूरी कुछ और होना चाहिए, तब जाकर मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ ही हमारा कंप्लीट हो गया ये क्लास वाला लेक्चर आज का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, या तो हम नरेशन पढ़ेंगे या इंशाल्लाह मेरे ख्याल से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, ठीक है जी।